स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपना लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का लेक्चर नंबर 1। एंड जो यहाँ पे टॉपिक्स है लियोनटिफ के वो अलग अलग बटे हुए हैं। लिंक एग्जैक्टली नहीं कह सकते बट हाँ थोड़ा बहुत होगा। तो आज जो हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है डिटरमिनेंट ऑफ अ ग्रॉस आउटपुट व्हेन फाइनल डिमांड चेंज। क्या है ये बच्चे? अगर थोड़ा बहुत अभी कभी पढ़ा हो अपनी क्लास में तो आपको पता होगा कि फाइनल डिमांड में थोड़ा चेंज आने पर पूरा एक इनपुट सिस्टम बिगड़ जाता है। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं हूं प्रोफेसर भाटिया बच्चे, IIT जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चे आपको क्लास 11 क्लास 12 के मैथमेटिक्स से कंटेंट देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम 0 टू या फिर बेसिक टू जेईई एडवांस लेवल। बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे लियोनटिफ जो है इनपुट आउटपुट मॉडल इन्होंने डेवलप करा था, वेस्ले लियोनटिफ ने। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए और इन्होंने इकोनॉमी की इंटरडिपेंडेंसी को स्टडी करी थी। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं इसमें वाला रीड कर लेता हूं आपके लिए। इट यूज इनपुट आउटपुट टेबल एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम आगे पढ़ेंगे, टेबल क्या चीज है सुनना। जैसे मैं ये कह रहा हूं मेरे पास ये है इंडस्ट्री 1, ये है इंडस्ट्री 2, ये है इंडस्ट्री 3। ऐसे करते करते मेरे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो और यहाँ पर भी मैंने लिखा इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे मैंने लिख लिया फाइनल डिमांड प्लस कर लेंगे बेसिकली फाइनल डिमांड इज इक्वल टू ग्रॉस आउटपुट। अब है क्या बच्चे, यहाँ पे हर इंडस्ट्रीज जो है अपना ये यहाँ पे इनपुट टू और यहाँ पे आएगा इनपुट फ्रॉम। यानी कि हर इंडस्ट्री बच्चे यहां से लेके यहां तक जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबको इनपुट देती है और इन इंडस्ट्रीज से रेस्पेक्टिवली इनपुट्स लेती है। दैट मीन्स कि बच्चे अगर एक इंडस्ट्री जो है जैसे इंडस्ट्री 1 A11 A12 A13 से लेके A1N प्लस फाइनल डिमांड, लेट्स से इसको मैं क्या कह देता हूं AX बोल देते हैं, एंड इज इक्वल टू ग्रॉस आउटपुट जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक। या फिर आई थिंक AN कहना बेटर होगा क्योंकि A में ही चल रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AN भी बेटर नहीं होगा, N1A ठीक है A1 कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रीज का है। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर इंडस्ट्री 1 जो है ये जो भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, इस वो एज अ आउटपुट, यहां से आप इसको कह सकते हो एज अ आउटपुट इन इन इंडस्ट्रीज को रेस्पेक्टिवली एज अ आउटपुट चले जाता है इन इन इंडस्ट्रीज को, और फाइनल डिमांड में यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट निकल जाते हैं जिससे इसका ग्रॉस आउटपुट फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ X है। सिमिलरली बच्चे दूसरी इंडस्ट्रीज होगी वो भी हमारे पास ऐसे ही होगी A21 A22 A23 एंड डैश A2N प्लस में A2 और इसकी ग्रॉस आउटपुट है Y। तो दैट मीन्स कि जो इंडस्ट्री 2 है वो भी अपना आउटपुट जो है वो सेवरल इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सेवरल इंडस्ट्रीज क्या करती है, एज अ इनपुट उनके प्रोडक्ट को यूज करती है, कुछ उसके प्रोडक्ट एज अ फाइनल डिमांड जो है ये फाइनल डिमांड कंज्यूमर और गवर्नमेंट करते हैं, इनके पास आती है, एंड इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा Y आता है। सिमिलरली बच्चे ये सारी फीलिंग्स होंगी एंड देन आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे A31 डैश A यहाँ पे N1। तो और रिजल्ट ये निकला बच्चे हमारे पास कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीज है ये इस तरीके से अपना इनपुट लेती है, ये इस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्री से अपना इनपुट लेती है ताकि ये ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, और इसका जो ग्रॉस आउटपुट है वो इस तरीके से इस वे में डिफरेंट इंडस्ट्रीज को चले जाता है और फाइनली इसके बाद फाइनल कंज्यूमर के पास चले जाता है, और इस तरीके से हमारे पास ग्रॉस आउटपुट जो है टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे समझो बच्चे कि एक इंडस्ट्री जो है वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट का काम भी कर रही है
एंड साथ के साथ वो एक फाइनल डिमांड भी प्रोड्यूस जो भी सेटिस्फाई कर रही है। एंड सिमिलरली वही इंडस्ट्री अपने इनपुट के लिए भी अपनी सेवरल इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है। आप कोई भी मतलब आप सारी इंडस्ट्रीज को देखना, कोई बहुत ज्यादा रिलेट कर रही होती है तो कोई बहुत कम रिलेट कर रही होती है। लेट्स से कोयले की एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। तो और कोयला जो है बेसिकली अदर इंडस्ट्रीज में भी एज अ इनपुट काम होता है, वर्क करता है। एंड द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का देखो तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हर इंडस्ट्री यूज करती है एंड फाइनल कंज्यूमर भी यूज करता है। बट इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को खुद को इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है, कोयला भी चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए टायर्स भी चाहिए होती है, यानी स्टील्स वगैरह मेटल्स चाहिए होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से व्हीकल चाहिए होते हैं। तो दीज आर द इंटरडिपेंडेंस के एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपना प्रोडक्शन करके सबको देती भी है और अपने प्रोडक्शन के लिए सबसे लेती भी है। तो ये बेसिकली टेबल है, इसी के ऊपर उसने बात करी है। हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, अलाउइंग फॉर डिटरमिन द टोटल आउटपुट, ये अलाउ करता है टोटल आउटपुट नीडेड टू बी मीट बोथ इंटर इंडस्ट्री एंड फाइनल कंज्यूमर डिमांड, जो कि मैंने एक्स और वाई निकाला है, ये इसी बेस पे निकला है। द कोर आइडिया इज टू दैट टू प्रोड्यूस, इसका सिंपल जो मेन रीजन है कि हम प्रोड्यूस कर सके सर्टेन अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ईच सेक्टर रिक्वायर अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट from the other sector which must be produced enough to meet the internal demand plus में external demand. The core idea this is very important कि यहां से हम इसको डबल लाइन करके चलते हैं बच्चे। आ गया? हाँ, कि कोर आइडिया ये है कि हमें ये डिसाइड करना है a certain amount of goods and service each sector require a specific combination of output from other sector which must be then produced enough to meet the demand plus में external and final demand. दैट मीन्स कि बच्चे कोर आइडिया ये है इसके पीछे कि ऐसा हमने क्यों करा, तो हर एक सेक्टर को एक आइडिया लग सके कि भैया आपको कितना डिमांड कितना प्रोड्यूस करना है। अगर आप इतना प्रोड्यूस नहीं करते तो होगा क्या, पीछे इंडस्ट्रीज को भी दिक्कत हो जाएगी, साथ के साथ फाइनल कंज्यूमर को भी दिक्कत हो जाएगी। ये है इसका कोर आइडिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिटाता हूं और आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। लेट मैं यहां पे ना इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कोल इंडस्ट्रीज में भी जाती है, साथ के साथ में बच्चे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी यूज करती है, स्टील इंडस्ट्रीज भी यूज करती है, डेट डैश ऐसे सिंपल तेरी इंडस्ट्रीज यूज कर सकती है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मुझे उसे इलेक्ट्रिसिटी को कोल चाहिए होता है, साथ के साथ हमें स्टील चाहिए होते हैं या डिफरेंट मेटल चाहिए होते हैं ताकि हम ट्रांसपोर्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ऑटोमोबाइल्स चाहिए होते हैं, डेट मीन्स के कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज जो है कईयों को देती है और कईयों से लेती भी है। अब बात समझो कि इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री जो है ना वो 1 लाख जो भी है पावर जनरेट कर रही है, और ये 1 लाख जो पावर है ना ये बैलेंस बनाए रखा है इकोनॉमी के अंदर। बैलेंस कैसे बना रखा है कि 1 लाख में से कुछ परसेंट इसका फाइनल डिमांड यानी कि कंज्यूमर या गवर्नमेंट के रूप में चले जाता है, बाकी जो है हर इंडस्ट्री जैसे अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट ले लेती है। अगर इस इंडस्ट्रीज ने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करा तो इससे 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। पहली बात तो बच्चे कि इसकी अगर ये कम करती है तो बाकी इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है उनको कम जाएगा और उन सेक्टर्स का प्रोडक्शन कम होगा, और उन सेक्टर का प्रोडक्शन कम होगा तो पूरा इकोनॉमिकल बैलेंस बिगड़ेगा क्योंकि हर इंडस्ट्री दूसरे के इनपुट पर निर्भर है। और अगर ज्यादा करती है तो ये फिर वेस्टेज के ऊपर जाएगा। आई होप बच्चे इस आपको समझे होंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे इसको और अच्छा समझाने के लिए, और इसी से हम आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूं इंटरडिपेंडेंसी इंडस्ट्रीज का मैंने एग्जांपल लिया, स्टील इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फिलहाल मैंने 2 ही लिया है। स्टील इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है एक दूसरे पर डिपेंड कैसे होती है। ऑटोमोबाइल को स्टील चाहिए होता है अपने ऑटोमोबाइल बनाने के लिए,
स्टील इंडस्ट्रीज को ऑटोमोबाइल चाहिए होते हैं, यानी कि जो क्या व्हीकल चाहिए होते हैं, ताकि स्टील एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर किया जा सके। अब आपने रोड्स पे देखा होगा कि स्टील बड़े बड़े ट्रकों में लाद करके ये ले जाया जाता है। तो डेट मीन दोनों इंडस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चलो ये इस पे एक प्रॉब्लम बनाते हैं ना, देन इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको प्रॉब्लम समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लेता हूं कि यहां पे इनपुट टू, यहां पे आया इनपुट टू और ये फ्रॉम, यानी कि स्टील इंडस्ट्री जितना भी प्रोडक्शन करती है, लेट्स से आई टेक एग्जांपल, और इसके लिए मैंने अपने साइड में पेज भी रखा हुआ है बच्चे, अगर आपको दिख भी रहा हो तो ठीक है, मैंने एग्जांपल नोट डाउन कर रखा है, ये मेरा बनाया हुआ एग्जांपल है। तो 2050 और फाइनल डिमांड के रूप में ये 30 है। फाइनल डिमांड क्या होती है, जैसे जो कंज्यूमर करते हैं, एंड इसके बाद ये डिमांड जो है ना फर्दर मतलब खत्म हो जाएगी। हम ऐसे लोग जो इसको अब लास्ट कंज्यूम कर लेते हैं, इससे कुछ बनाते नहीं है। इसमें गवर्नमेंट और हम लोग जैसे लोग शामिल होते हैं, जो हम घर में स्टील यूज करते हैं उसकी बात हो गई। दूसरा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो होती है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, तो लेट्स से मैंने कहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 50, 40, 11, 10 इस तरीके से अपना प्रोडक्शन जो है वो आउटपुट करती है। तो इसका मतलब ये है कि स्टील इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे मेरे को जो बात समझ में आई, स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, अपना जो भी इनपुट बनाती है वो 20 तो विद इन इंडस्ट्री कंज्यूम हो जाता है, 50 जो है ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले जाती है, फाइनल डिमांड के रूप में 30 जो है लोगों के पास चले जाता है, गवर्नमेंट ले जाती है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं, यहाँ पे मैंने लिखा स्टील ऑटोमोबाइल, स्टील ऑटोमोबाइल, यहाँ पे लिखा 20, यहाँ पे लिखा 50, यहाँ पे लिखा फाइनल डिमांड, और यहाँ पे लिखा ग्रॉस आउटपुट, जिसको हम टोटल डिमांड भी बोल देते हैं। इसका मतलब है ग्रॉस आउटपुट, टोटल डिमांड, टोटल प्रोडक्शन, आप कुछ भी बोल दीजिए। तो यहाँ पे 20, 50 एंड ये है 30, और इसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है जितना भी बनाती है, 50 स्टील इंडस्ट्री को देती है, 40 अपने पास रखती है, और 110 जो है एज अ फाइनल चले जाता है। तो अगर आपको बात समझ में आ रही है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है अपना सपोज कर लो 50 ट्रक बनाए, 50 ट्रक जो है उन्होंने स्टील इंडस्ट्री को दिए, 40 ट्रक अपने पास रखे, क्योंकि छोटे छोटे व्हीकल भी उन्हीं के पास, उन्हीं के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड फाइनल डिमांड के रूप में जो भी कार्स वगैरह है वो सारी हम लोगों तक पहुंची, गवर्नमेंट या हम लोगों ने यूटिलाइज करे। तो ग्रॉस आउटपुट कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 100, और यहाँ पे हुआ बच्चे ये 200। अब ये जो लेवल है ना, इसने क्या कर रखा है, इसने इकोनॉमी में बैलेंस बना के रखा हुआ है, इकोनॉमी में बैलेंस बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनपुट पर डिपेंड है। अब सडनली गवर्नमेंट को पता चलता है कि यार लेट्स से अगले साल हम वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, इस तरीके से कोई इवेंट आता है, या पॉपुलेशन के बेस पे ये पता चलता है कि फाइनल डिमांड जो है ना वो चेंज होने वाली है, और फाइनल डिमांड 30 से बढ़ के यहाँ पे 80, और 110 से बढ़ के यहाँ पे 160 होने वाली है। अब अगर ऐसा होता है, फाइनल डिमांड में चेंज आता है, तो क्या होगा, ये बात समझने वाली है। क्या मैं ये बोल दूं बच्चे कि अगर फाइनल डिमांड हमारी +50 से बढ़ रही है, तो ग्रॉस आउटपुट भी +50 से बढ़ा दो, काम चल जाएगा, और यहां पर भी +50 से बढ़ा दो तो काम चल जाएगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे ये समझना है कि अगर मेरी फाइनल डिमांड 50 से बढ़ रही है, तो टोटल प्रोडक्शन में उस इंडस्ट्री को बोलूं, यार अगले साल है ना कंज्यूमर जो है वो 50 ज्यादा डिमांड करेंगे, कुछ भी 50 यूनिट जो है ज्यादा डिमांड करेंगे। तो क्या मैं इंडस्ट्री को बोल दूं और इंडस्ट्री 50 यूनिट्स बना के दे देंगी मुझे? नहीं। क्यों नहीं बना पाएंगी? क्योंकि वो जो है उनको बनाने के लिए इनपुट चाहिए होता है। अब इनपुट की रिक्वायरमेंट जो है वो जो आप ये कह सकते हो कैसे पूरी होगी, इसी के लिए ये, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसी को समझने के लिए इस मॉडल में हमने आगे काम करना है। आई होप थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। चलते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा काम है, मैं यहाँ पे पर यूनिट इनपुट कंजम्पशन,
यहाँ पे मैं पर यूनिट इनपुट कंजम्पशन निकालूंगा कि हर इंडस्ट्री को एक यूनिट बनाने के लिए कितना इनपुट चाहिए होता है। एंड डाटा जो है बेटा सेम लिया जाएगा, मैं यहाँ पे ले रखे हैं तो मैं आपको बता ही दूं, एस एस कितना है बच्चे यहाँ पे 20, ब्लू पेन को चेंज करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे ये 50, 20, ओहो, यहाँ पे है ये 20, यहाँ पे है ये 50, यहाँ पे है ये 50 और यहाँ पे है ये 40। इनका ग्रॉस आउटपुट कितना है बच्चे हमारे पास? ग्रॉस आउटपुट जो था वो इस लेवल पर कितना था हमारे पास? यहाँ था 100, यहाँ था 200। अब ध्यान से सुनना बच्चे, स्टील इंडस्ट्री है, ये कहती है कि मुझे इनपुट बनाने के लिए स्टील और ऑटोमोबाइल की जरूरत पड़ती है। तो स्टील इंडस्ट्री कहती है कि मेरे को 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, इसके लिए स्टील इंडस्ट्री के पास जाती है, कहती है मेरे को 20 यूनिट आप दो, सो डेट कि मैं 100 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर सकूं। तो ये आउटपुट के लिए, इस आउटपुट के लिए ये इनपुट के पास, इसके पास जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं स्टील इंडस्ट्री अपने ही प्रोडक्शन जो है वो 20 यूनिट लेती है 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो पर यूनिट कंजम्पशन निकालने का मतलब अगर मैं यहाँ पे समझूं तो पर यूनिट यही निकलेगा 20 अपॉन में 100। 20 इनपुट है, 100 आउटपुट है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे समझूं तो स्टील इंडस्ट्री फर्दर ऑटोमोबाइल के पास जाती है और कहती है कि आप मुझे 50 जो भी है व्हीकल दीजिए, सो दैट कि मैं उन 100 यूनिट्स को बना सकूं। इस तरीके से जाके ये स्टील इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कहती है। तो ऑटोमोबाइल के ये 50 यूनिट्स डिमांड करती है, सो दैट ये 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सके। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं तो ऑटोमोबाइल से ये कितना इनपुट लेती है? 50, कितना प्रोडक्शन करने के लिए? 100। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई कि मैंने क्या करा। सिमिलरली बच्चे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी दोनों जगह जाती है, स्टील के पास भी और ऑटोमोबाइल के पास भी, कहती है मुझे 200 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, 40 तो मुझे अपनी ही इंडस्ट्रीज के लग जाएंगे, तो 40 अपॉन में 200 और 50 यूनिट मेरे को स्टील के चाहिए होंगे, तो यहां पर आ जाएगा बच्चे हमारे पास 50 अपॉन में 200। तो यानी कि बच्चे अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझूं, ढंग से समझाऊं, तो ये इस तरीके से इनपुट ले रही है और ये इस तरीके से इनपुट दे रही है। तो अगर मैं कहूं इतना इनपुट लेकर ये कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है? 100। और ये क्या कर रही है बच्चे साइमल्टेनियसली, इसको इस कलर से कर देते हैं, ये इतना इनपुट लेकर कितना यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है? 200। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 20 यूनिट जो है एज अ इनपुट लिया जाता है स्टील इंडस्ट्री से, 40 यूनिट जो है, सॉरी 50 यूनिट ऑटोमोबाइल से लिया जाता है, सो डेट कि 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सके। तो अगर मैं पर यूनिट रिक्वायरमेंट की बात करूं तो पर यूनिट जो हो जाएगा उसको मैं ऐसे भी नाम दे सकता हूं, SAA। ये हो जाएगा बच्चे आपका 1/5, कलर को चेंज कर देते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ये हो जाएगा बच्चे 1/5, ये हो जाएगा बच्चे 1/4, ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा बच्चे 1/5। ये कैसे निकाला? सिंपल, इनको काट दिया तो 1/5 आया। और इसी को मैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ अ परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे SAA यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन डाल देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो 1/5 होता है बच्चे हमारे पास 20%, 1/4 होता है 25%, 1/2 होता है 50% और ये होता है 20%। तो इन द नटशेल स्टील इंडस्ट्री, अगर कुछ बनाती है तो स्टील इंडस्ट्री अपना ही 20% रिक्वायर करती है उसको बनाने के लिए, सॉरी अपने आउटपुट बनाने के लिए। एंड इन स्टील इंडस्ट्री अपने आउटपुट का 50% रिक्वायर करती है फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सो डेट वो अपना जो भी 100% प्रोडक्शन कर सके। तो इस तरीके से ये रेलिवेंसी है आपको बच्चे, यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, या फिर पूरा डाटा भी दिया जा सकता है, बट पर यूनिट मैट्रिक्स आपको निकालनी होती है। अब पर यूनिट में समझा जाए तो प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, देखो प्रॉब्लम ये थी, हमने यहां पे समझा था
मैंने यहाँ पे समझा कि यार अगर स्टील इंडस्ट्री की 50 यूनिट बढ़ जाती है, ये हमने देखा था कि 50 यूनिट बढ़ जाती है और फाइनल डिमांड में और 80 हो जाती है, यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज के पास स्टील इंडस्ट्री की फाइनल डिमांड जो है ना +50 हो जाती है। अब +50 हो जाती है तो मैंने कहा स्टील इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होता है। इनपुट किससे चाहिए होता है, स्टील से और ऑटोमोबाइल से। तो प्रॉब्लम समझना बच्चे, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको इंटरडिपेंडेंसी की समझ में आएगी। स्टील इंडस्ट्री से कितना रहती है, 20%, तो ये 20% मार्क मैंने यहाँ कर दिया। और स्टील इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कितना लेती है, ये लेती है बच्चे आपका 50%, तो 50% मार्क मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये इनपुट रिक्वायरमेंट है, स्टील इंडस्ट्री इतना लेती है। तो समझना, अगर मैं कहता हूं स्टील इंडस्ट्री से कि हमारे पास फाइनल डिमांड है ना, मुझे लगता है अगले साल +50 की हो जाएगी, तो यहां पे स्टील इंडस्ट्री कहेगी कि अगर फाइनल डिमांड प्लस हो रही है, एक्स्ट्रा हो रही है, यानी कि मेरे से आप मांग रहे हो एक्स्ट्रा 50 यूनिट, तो मुझे एज अ इनपुट अपनी ही इंडस्ट्रीज के 20% चाहिए होता है, यानी कि 50 का 20% हो गया 10। तो मुझे एज अ इनपुट 10 यूनिट अपनी ही इंडस्ट्री का चाहिए, और 50 का 50% यानी कि 25 यूनिट्स मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से चाहिए। इस बात पे गौर करना बच्चे, 50 यूनिट आप मेरे से एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, 50 यूनिट एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो 20% मुझे अपनी इंडस्ट्री यानी कि 10 यूनिट अपनी इंडस्ट्री से चाहिए, एंड 50% जो है यानी कि 25 यूनिट ऑटोमोबाइल से चाहिए, तब जाके मैं आपकी 50 यूनिट की डिमांड पूरी कर पाऊंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पीछे देखूं तो यहाँ पे तो फुल टाइट था। अगर सिचुएशन यहाँ पे देखी जाए तो ये 50 जो भी ले रही थी, ये इससे तो 100 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, हमने देख लिया था, एक्स्ट्रा तो बच ही नहीं रहा इसके पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टील इंडस्ट्री को +50 करने हैं तो 10 अपनी इंडस्ट्री का आउटपुट चाहिए होगा। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए स्टील इंडस्ट्री कहती है कि ठीक है, मुझे 10 यूनिट और बनाऊंगी ताकि ये 50 यूनिट बना सकूं। अगर 10 यूनिट और बनानी है इसने, तो +10, यानी कि अगर फर्दर इसको सेटिस्फाई करना है तो इसके लिए भी इनपुट चाहिए होगा। अब इसके लिए जो इनपुट चाहिए होगा स्टील इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल से, स्टील से कितना चाहिए होगा, 20%, और ऑटोमोबाइल से चाहिए होगा हमारे को 50%। स्टील से 10 का 20% यानी कि 2, और यहां पे चाहिए होगा बच्चे आपको 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 10 यूनिट भी बनानी है तो फर्दर मुझे इनपुट चाहिए होगा। कितना इनपुट चाहिए होगा, 2 तो स्टील इंडस्ट्री से, 5 किससे चाहिए होगा, ऑटोमोबाइल से। तो अगर मैं ये बोलूं कि चलिए इस 2 को सेटिस्फाई करने के लिए फर्दर मैं और 2 यूनिट बनाऊंगी, तो इस 2 के लिए भी मेरे को फिर से इनपुट चाहिए होगा। और कैसे चाहिए, अगर अगेन सेम 20% एंड 50%। अब ये एक लेवल पे देखा, अभी दूसरे पे देखो, स्टील इंडस्ट्री को 50 यूनिट बनानी थी। 50 यूनिट के लिए स्टील इंडस्ट्री क्या कह रही थी, मेरे को अपना इनपुट चाहिए होता है अपनी इंडस्ट्री से, यानी कि 20% 10 यूनिट, और 25 जो है मेरे को ऑटोमोबाइल सब चाहिए। अब मैं ऑटोमोबाइल के पास जाऊंगा, ऑटोमोबाइल से बोलूंगा भाई साहब मेरी है ना डिमांड अगले साल बढ़ने वाली है, आप एक काम करो मेरे को 25 यूनिट एक्स्ट्रा देना अगले साल। अब ऑटोमोबाइल ऑलरेडी जो है फुल टाइट है, दैट मीन्स कि जितना भी इनपुट ले रही है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ऐसे कोई बच तो नहीं रहा कि भैया हाँ भैया हमारे पास बचे हुए हैं आप ऐसे ले जाओ, नहीं, अब इसको भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए सोचना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है बच्चे, या कमाल ये है भाई, आप ये कह सकते हो, इस 25 यूनिट के लिए भी इसको इनपुट चाहिए होगा। किससे चाहिए होगा इस 25 यूनिट के लिए, स्टील एंड ऑटोमोबाइल से। और कितना परसेंट चाहिए होता है, 25 और 20%, यानी कि बच्चे इस बार 25% और 20%। तो यानी कि बच्चे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास अगर स्टील इंडस्ट्री जाती है, कहती है मेरे को 25 यूनिट एक्स्ट्रा दो, तो प्रॉब्लम ये निकल के आती है, ऑटोमोबाइल खुद ही कहती है कि भैया मुझे तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जिसके लिए मुझे खुद ही स्टील की रिक्वायरमेंट है। आप एक काम करिए, जितना मांग रहे हैं यानी कि 25 का 25%, 6.25 यूनिट आप एक्स्ट्रा बनाइए ताकि मेरे इनपुट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, यानी कि फर्दर यहाँ पे 6.25 मांगा गया है। एंड ऑटोमोबाइल वाली कैसे जो भी है हमसे, यहाँ 25 का 20% ये हो गया, 25 दूनी 5 यूनिट। तो अभी मैं स्टील की डिमांड कर रहा हूं, अब स्टील वाले ये बोलेंगे यार 6.25 का तो फर्दर डिमांड आ गई है। अब 6.25 की फर्दर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हम 6.2 का फिर से प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ जी। लेकिन यहां पे इस प्रोडक्शन के लिए भी मेरे को 5 यूनिट इनसे मांगनी है, फिर मेरे को उनके पास जाना पड़ेगा, यानी कि सारी जो है इंटरडिपेंडेंस अगर आप समझ पाए,
मेरे को इसको प्रोड्यूस करने के लिए ये चाहिए होता है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए ये चाहिए होता है, मैं इसके पास जाऊंगा, ये मेरे पास आएगा। ये इंटरडिपेंडेंसी को, जो प्रॉब्लम है, इसी को समझा हमारे पास लियोनटिफ ने, और इसी का सॉल्यूशन दिया उन्होंने मैट्रिक्स के थ्रू। अब सॉल्यूशन कैसे है उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए मैं फिर से यही कहता हूं बच्चे हमारे पास, कि मेरे पास स्टील ऑटोमोबाइल फाइनल डिमांड एंड यहाँ पे टोटल डिमांड या फिर ग्रॉस आउटपुट। तो स्टील इंडस्ट्री जो है, सबसे पहले मैं उन्हीं डाटा को ले लेता हूँ ओरिजिनल। यहाँ पे 20, 50, 30, 100, यहाँ पे आया 50, 40, 110 एंड 200। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 30 से प्लस 50 हो जाएगा, 110 से प्लस 50 हो जाएगा, यानी कि दोनों में 50-50 की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। अब ऐसी सिचुएशन है तो आप जो है, यानी कि फाइनल डिमांड जो है इन फ्यूचर मेरे को 80 और 160 होने वाली है, तो आप क्या ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे सो डैट कि इंडस्ट्रीज का बैलेंस भी बना रहे और फाइनल डिमांड मीट हो जाए। तो मैं सबसे पहले मैंने कहा था मैं यहाँ पे पर यूनिट मैट्रिक्स निकालूंगा, पर यूनिट मैट्रिक्स, जिसको लिए मैंने आपका ट्रीटमेंट जो है पीछे करके दिखाया था। यहाँ पे S, यहाँ पे A, 20 डिवाइड बाई ये हो गया 1/5, कलर चेंज कर लेते हैं। 1/5 ये होगा 50/2, 1/2 ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/5। और इसको मैट्रिक्स बनाया तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया। ठीक है, तो ये पर यूनिट मैट्रिक्स जो है इसको थोड़ा सा और नाम जो है स्पेसिफिक कर देते हैं, पर यूनिट इनपुट मैट्रिक्स। अब नाम में थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा बेटर है, सुनना। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे को ग्रॉस आउटपुट पूछा है तो मैं ये कह रहा हूं आप एक काम कीजिए, ग्रॉस आउटपुट आप दोनों इंडस्ट्री का एक्स और वाई प्रोड्यूस करिए। ठीक है, और ग्रॉस आउटपुट को फिलहाल जिस मैट्रिक्स से शो किया जाएगा वो है मेरे पास आउट। ये जीओ का मतलब है ग्रॉस आउटपुट। ज्यादा बेटर तरीका आई थिंक लिखने का ये होगा, ग्रॉस आउटपुट को ग्रॉस ग्रॉस आउटपुट, और इसको ग्रॉस आउटपुट को मैंने नाम दे देता हूं, एक्स नाम दे देता हूं, जिसको फाइनली हमें निकालना भी है। तो अब सुनना बच्चे, मेरे पास इस इक्वेशन पे ध्यान देना, मेरे पास यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं मेरे पास पर यूनिट इनपुट रिक्वायरमेंट है, इतना इनपुट चाहिए एक यूनिट पे। तो मैं कह रहा हूं मैं जो है वो इनटू करूंगा जितना भी ग्रॉस आउटपुट है, तो इससे मेरे को इनपुट रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मुझे एक यूनिट बनाने के लिए 1/5 इनपुट चाहिए होता है। अगर 1000 यूनिट चाहिए होगी तो कितना इनपुट चाहिए होगा, 1000 इंटू में 1/5 यानी कि 200। प्लस मैं यहाँ पे फाइनल डिमांड ऐड करूंगा, तो जो भी इनपुट आया प्लस में फाइनल डिमांड आई, इससे मेरा ग्रॉस आउटपुट निकल जाएगा। तो इनपुट रिक्वायरमेंट जो है मैंने यहाँ पे किसके थ्रू शो कर रखा है, ए के थ्रू। ग्रॉस आउटपुट जो है वो मैंने एक्स के थ्रू शो कर रखा है। फाइनल डिमांड वाली मैट्रिक्स को हम डी के थ्रू शो करते हैं। ये सारे स्टैंडर्डाइज है, आपके बुक में भी इसी फॉर्म में दे रखे हैं। और ये ग्रॉस आउटपुट जो मैंने एक्स के थ्रू शो कर रखा है वो ये रहा। तो दैट मीन्स की जो इक्वेशन बनी वो बनी ए एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि मुझे एक्स निकालना है तो मैं ए एक्स को उधर ले गया, तो डी और इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू डी। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए हम अगर x कॉमन लेते हैं तो अंदर हो जाएगा i माइनस ए इज इक्वल टू डी, और x हो जाएगा आपका i माइनस ए की पावर -1 इंटू में d। तो इस तरीके से हमारे पास i माइनस ए का इनवर्स या d निकल के आएगा और x सॉल्व होएगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला है वो है बच्चे हमारे पास x इज इक्वल टू i माइनस ए का इनवर्स इंटू में d। तो ठीक है बच्चे, अब हमारे पास क्योंकि a आ चुका है तो मैं यहाँ पे a को लिखता हूं। a जो है हमने निकाल लिया था कितना, 1/5, 1/4,
एंड यहाँ पे कितना है बच्चे हमारे पास 1/2 एंड 1/5। ये मेरे पास ए है, मेरे पास एक्स जो है फाइनल डिमांड जो है वो मेरे पास एक्स एंड वाई है, सॉरी ग्रॉस डिमांड, ग्रॉस आउटपुट। एंड जो फाइनल डिमांड है डी उसको मैंने लिख दिया 80 एंड 160 मे बी बच्चे। अब बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरे पास मुझे i माइनस ए का इनवर्स चाहिए, तो i माइनस ए का इनवर्स होता है एडजॉइंट i माइनस ए अपॉन में i माइनस ए डेट। तो सबसे पहले मैं i माइनस ए निकालता हूं, तो i तो होती है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है मेरे पास 1/4 1/5 1/4 1/2 एंड 1/5। तो 1 माइनस 1/5 होगा तो बच्चे मेरे यहाँ पे आ जाएगा 4/5 माइनस में 1/4, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे मेरे पास -1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/5। अरे दोनों जगह 1 माइनस 1/5 ही है। ओके, तो 1 माइनस 1/5 यहाँ पर हो जाएगा 4/5। और इस तरीके से मेरे को ये मैट्रिक्स क्लोज करूंगा एंड मैं यहाँ पे निकालूंगा i माइनस ए का डेट। तो 4/5 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, देन फर्दर माइनस आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 1/4/1/2 1/16। तो मैं इसको और आगे लेके चलूँ तो 16 अपॉन में 25 माइनस 1/16, 16 और 25 का जो बनेगा 16 और 25, तो 16 के हिसाब से 160 320। एलसीएम बड़ा तगड़ा होने वाला है। तो क्या करा जाए बच्चे, ये एलसीएम अगर हम लें तो कैलकुलेशन वाइज 25 16 5 5 4 4, तो 5 5 4 4 5 चौक 20 चौक 80 540, यानी कि 400 मेरा एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 माइनस 25, तो 256 में से 25 गए तो मेरे पास आ गया 231, 31 5 36 और 56, ठीक है, अपॉन में 400। थोड़ा टिपिकल फिगर आई है बच्चे हमारे पास, बट कोई नहीं। तो हमारे पास i माइनस ए डेट आ गया। अब मेरे को एडजॉइंट i माइनस ए निकालना है, जिसका मेरे को शॉर्टकट पता है। तो बच्चे शॉर्टकट हो जाएगा मेरे पास, ये 4/5 रहेगा, ये 1/4, ये 1/2 और ये 4/5 हो जाएगा। ये निकला मेरे पास और नीचे आ जाएगा 231 अपॉन में 400। तो ये मेरे पास आ गया आपका i माइनस ए के इनवर्स का डेट। अब मुझे जो है फाइनली क्या क्या करना है, फाइनली जो मेरा डी है वो निकलेगा, जो दे रखा है हमारे पास 80 अपॉन में, सॉरी, फाइनली जो x निकलेगा मेरा वो दे निकलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आएगा मेरे पास d, तो d है बच्चे हमारे पास 80 अपॉन में 160 एंड देन ये है मेरे पास 4/5 1/4 1/2 4/5 अपॉन में बच्चे 231 अपॉन 400 है, तो मैं इसको 400 अपॉन में 231 कर लेता हूं। तो इस तरीके से आपकी पूरी कैलकुलेशन जो है सॉल्व होएगी। एंड फर्दर मैं इसको नहीं सॉल्व करवा रहा क्योंकि मैंने अपना लिया हुआ एग्जांपल है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। बट ठीक है, अगर हमने आपने मैट्रिक्स करा हो तो यहाँ पे एक्स एंड वाई आता है, आप इसको फाइनली कंपेयर करके अपने प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। चलते हैं बेटा बुक के एग्जांपल के ऊपर। जेके ठकराल की बुक्स ली है मैंने, वहां पे आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो पर यूनिट मैट्रिक्स अगर हम यहां से निकालें तो मैं यहीं पर ये टोटल डिमांड कर देता हूं, जिसे मैं ग्रॉस आउटपुट भी बोल दूंगा, जो कि ज्यादा बेटर आपको लगेगा, ग्रॉस आउटपुट। तो 16 20 और 4 यानी कि ये हो गया बेटा 40, 8 40 32, ये हो गया बेटा आपका 80। तो मैंने यहाँ पे पर यूनिट मैट्रिक्स बनाऊंगा, पर यूनिट इनपुट मैट्रिक्स, जिसका नाम मैंने दिया था जिसको हम बोलते हैं ए। तो ए कैसे बना बच्चे, ध्यान देना, बहुत सिंपल है। मैं ये कह रहा हूं इस इंडस्ट्री को इतना इनपुट चाहिए होता है 16 और 8,
ताकि ये कितना प्रोडक्शन कर सके, 40। तो इसका मतलब है कि 40 यूनिट बनाएगी 16 और 8 को लेके। पर यूनिट निकाला जाए तो आपका आ जाएगा 16 अपॉन में 48 अपॉन में क्या आ जाएगा, 40। सिमिलरली इंडस्ट्री 2 जो है वो भी, इंडस्ट्री 2 जो है, पेन ज्यादा ही डार्क हो गया, लाइट हो गया, तो पिंक आई थिंक अ बेटर चॉइस, या ग्रीन। हम्म। तो इंडस्ट्री 2 भी कहती है कि मुझे 20 और 40 एज अ इनपुट चाहिए, तब जाके मैं 80 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगी, जिससे इनपुट रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी एंड फाइनल डिमांड भी फुलफिल होगी। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर मैं कहूं तो मुझे 20 अपॉन में, इसको डिफरेंट पेन से लिखता हूं, तो मुझे यहाँ पे 20 अपॉन में 80 पर यूनिट रिक्वायरमेंट, 40 अपॉन में 80, यानी कि 20 ऐसा इनपुट चाहिए, किसका चाहिए, स्टील इंडस्ट्री का। इसको थोड़ा सा क्लैरिटी देते हैं। हाँ, ये स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल नहीं, इंडस्ट्री 1 और इंडस्ट्री 2 है। तो इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, और इसी को हम नाम देते हैं फर्दर ए। तो यहां से आपको इस समझ में आया कि पर यूनिट मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। 20 और 40 एज ए इनपुट लेके मैं 80 यूनिट बना रहा हूं, तो इसका मतलब है 20 यूनिट लेके मैं 80 दे रहा हूं 1/4, और 40 यूनिट बना लेकर मैं 80 दे रहा हूं तो 1/2। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, बट फिलहाल हम चलते हैं अपनी सिचुएशन के ऊपर। तो मैंने कहा जो यहाँ पे ग्रॉस आउटपुट है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज होने वाला है 18 एंड 44, जो है न्यू ग्रॉस फाइनल डिमांड आने वाली है। तो यानी कि ये जो डी है न्यू, ये कितनी है, 18 एंड 44। तो ये अंदाजा लगाया गया कि ये जो है फर्दर चेंज होके 18 और 44 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अब ग्रॉस आउटपुट बताओ। तो ग्रॉस आउटपुट को लिए मैंने जिसके लिए एक्स कहा था, मैंने कहा ये एक्स एंड वाई है। इस इक्वेशन पे ध्यान देना बच्चे, इसी पे सारी चीज डिपेंड है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया हमारे पास पर यूनिट इनपुट है, इनटू में बच्चे हमने क्या करा, ग्रॉस आउटपुट। जितना भी इनपुट, ये इससे मेरे को क्या पता चल गया, इतना मेरे को इनपुट चाहिए। इसके बाद हमने कहा फाइनल डिमांड, इससे मेरे को पता चल गया डी, एंड ये बच इक्वल टू ग्रॉस आउटपुट, जिससे मेरे को ये पता चल गया कि ये एक्स है। तो दैट मीन्स कि बच्चे ये पर यूनिट जो है हमने निकाला, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। तो ये हो गया ए एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स। फिर से हम फॉर्मूला फिर से बना लेते हैं बेटा, ए एक्स डी यहां से हम ले जाते हैं एक्स आई माइनस में ए, या फिर हम ये कहें i माइनस में a, यहाँ पे बच्चे इनटू में x इज इक्वल टू डी। तो x की वैल्यू आ जाएगी i माइनस ए का इनवर्स इनटू में डी। तो बस ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले बना रखे थे, तो बस बेटा एक बार फिर से बना दिया कि किस तरीके से ये चीजें जो है याद ना करनी पड़े, हर बार आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास a कितना हो गया बच्चे, मैं a को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। तो 16 अपॉन में 40, तो यानी कि 4 से जाएगा 4 3 4 10, 20 अपॉन में 80, तो ये जाएगा आपका 1/4, 1/5 एंड 1/2। 16 4 4 जा 16, 4 आएगा यहाँ पे, 4 4 जा 16 एंड 10। तो मैं अब क्या करता हूं बच्चे, मैं इसको रफ करता हूं क्योंकि इस बार मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होगा। तो ये सारा का सारा मैं रफ करके चलता हूं, ये एरिया इसको डिलीट करा, एंड यहां से मैंने इसको एक्स करा। तो अब यहां पे क्या करते हैं बेटा, हम यहां पे मैंने बनाना था x इज इक्वल टू आई माइनस ए का इनवर्स इनटू में डी। तो i माइनस ए का जो इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ए, सॉरी एडजॉइंट i माइनस ए अपॉन में i माइनस ए का डेट।
तो i माइनस ए को करते हैं डैट। तो सबसे पहले मैंने i माइनस ए निकाला। i कितना है मेरे पास 1001 माइनस में a कितना है बच्चे हमारे पास 4/10 1/4 1/5 एंड 1/2। तो i माइनस ए कितनी आ गई मेरे पास बच्चे, हमारे पास ये आ गई, अरे आजा, 1 में से 4/10 गाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6/10। ये आ जाएगा -1/4। आई थिंक यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा, तो क्या करते हैं, यहाँ से हटाता हूँ बच्चे। तो मेरे पास जो है इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास 6/10 -1/4, ये हो जाएगा -1/5 एंड 1 - 1/2 तो 1/2। और अगर मैं इसका i माइनस ए का डेट निकालूं तो इतनी जगह पे निकल भी जाएगा। 6/10 इंटू में 1/2 तो ये हो जाएगा बेटा 3/10। माइनस में माइनस माइनस हो जाएंगे, 5 चौक 20 1/2 20। कैलकुलेशन वाइज अगर मैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो बेस सेम हो जाएगा। 6 में से 1 या 5 अपॉन में 20, 5/20 का मतलब है 1/4। तो अब मुझे जो है i माइनस ए के इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए, सॉरी, i माइनस ए और अपॉन में बच्चे a डैट चाहिए होता है, जो कि हमने क्या निकाला है, यहाँ पे 1/4 निकाला है। एडजॉइंट i माइनस ए के लिए मैं शॉर्टकट लेता हूँ। शॉर्टकट ये होता है बच्चे हमारे पास कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 6/10। थोड़ा सा कट लगता है, छोटा रह गया। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 1/2 और 6/10, 1/2 6/10। और यहाँ पर हो जाएगा, इनके साइन चेंज कर दो, 1/4 एंड 1/5। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मेरे पास ये 1/4 है तो मैं इसको ऊपर इंटू कर देता हूँ, काम खत्म करते हैं। तो 4 मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया। तो मेरे को अब फाइनल जो है x निकालने के लिए i माइनस ए का इनवर्स इनटू में मेरे को d करना पड़ेगा। ये है बच्चे मेरे पास x एंड y। ये मैंने अभी अभी निकाला है, कितना है 4, 1/2 1/4 1/5 6/10 इनटू में बच्चे यहाँ पे फाइनल डिमांड जो उसने बोला था वो 18 एंड 44 हो जाएगी। इसको कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए ब्लू डाल देता हूँ, 18 एंड 44 हो जाएगी। तो अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है। 1/2 को 18 से करेंगे मेरे पास आ जाएगा 9, 1/4 को करेंगे प्लस 11, नीचे करेंगे 18 अपॉन में 5 ही रहेगा, ये नहीं कटने वाला, प्लस में यहाँ पे ये भी 6.4.4 इंटू में 6 कुछ ऐसा। 4 से 10, 4.4 इंटू में 6, 4.4 इंटू में 6 ऐसा कुछ रहेगा बच्चे। तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, फर्दर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। 11 और 9 ये हुआ मेरा 20। यहाँ पे आया बच्चे, आई थिंक मेरे को इसको 10 कर देना चाहिए था फिलहाल। तो हमने इस नीचे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे, तो मैंने एज अ 10 ही एलसीएम लिया है। तो 18 दूनी 36 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 44 इंटू में 6, तो जो कि हो जाएगा 4 छिक 24 240, 240 प्लस 4 छिक 24 प्लस 36 अपॉन में 10। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 36 और 4 40 50 60 यानी कि 300, 300 को डिवाइड करेंगे 10 से 30, तो ये आया 30, बाहर है 4, तो मेरे पास जो फाइनल आउटपुट आया ये आया 80 एंड ये आया 120। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, x एंड y है, यहाँ पर भी क्या है बच्चे, x एंड y है। तो यानी कि बच्चे मेरे पास जो क्रॉस आउटपुट निकल के आया वो
x निकल के आया 80 एंड y निकल के आया 120। तो x 80 का मतलब है इंडस्ट्री 1 एंड ये है बच्चे हमारे पास इंडस्ट्री 2। तो इंडस्ट्री 1 का जो है 80 है, इंडस्ट्री 2 को जो है 120 निकल के आया। अब आपका काम क्या है बच्चे, आप इस 80 से और इस 120 से मेरी पर यूनिट मैट्रिक्स जो है उसके पास जाना, इनको मल्टीप्लाई करना, देखना कि कितनी यूनिट ले रहे हैं और फाइनल डिमांड के लिए देखना, ऑटोमेटिकली 18 एंड 44 बच रही होगी। तो ये अब आप काम ट्राई करना, जैसे भी आप पहले रफली कैलकुलेशन करना, बट यस कंसीडर जरूर करना इस काम को, सो डेट कि आप सेटिस्फाई हो सके अपने आंसर से और लॉजिकली भी इसको समझ सके। ठीक है, चलते हैं बच्चे अगले एग्जाम्पल के लिए, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बाकी हैं। सबसे पहले जो हमने ए निकाला, जैसे हमने इनपुट पर यूनिट इनपुट मैट्रिक्स नाम दिया था, इसका बुक में नाम जो है वो है टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स, ठीक, या फिर बुक में एक और नाम है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट क्यों बोला है, क्योंकि ये जो है ए जो है फाइनली एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो किसी भी वेरिएबल से जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात, नाम जो है बुक में देखने को मिलेगा, अगर बुक में नाम यूज कर रखा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्वेश्चंस में भी यूज करा होगा। सेकेंडली इसमें एक और चीज है कि हॉकिंस सिमोन कंडीशन को यूज करा हुआ है, जो कि कहती है i-a के ऊपर ही कि हॉकिंस सिमोन कंडीशन वायबिलिटी ऑफ सिस्टम के बारे में कहती है कि जो ये पूरा सिस्टम है कब काम करेगा, वायबिलिटी के ऊपर बात कर रही है। The mere formulation of input output does not guarantee that the solution of each input output is non-negative in order that system does not negative number as a output certain condition जो है satisfy करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देखना जो उन्होंने बात करी है हमारे पास ऑलरेडी आ रही है। सबसे पहले बोला हुआ है i-a डैट जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, नेगेटिव से डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्लियर। दूसरी बात है बच्चे, तो ये सिस्टम की वाइबिलिटी को इफेक्ट करेगा अगर ये नेगेटिव आ जाता है। दूसरा है, कह रहा है आई 1-a11 1-a22 1-a-nn, यानी कि बच्चे हमारे पास ये अगर आप ध्यान से देखो ये जितने भी है, तो ये a11 a22 a33 इन जगह पर आने वाले जितने भी नंबर है ना ये पॉजिटिव होंगे। अब ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, लेकिन अगर आप समझो तो ये पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, देखना यहां पर मैं आया, मैंने कहा मैं i-a करूंगा, a जितनी भी है ना पर यूनिट मैट्रिक्स है। अब आप समझो पर यूनिट मैट्रिक्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आउटपुट से ज्यादा ले ले, ठीक है, फिलहाल इन एग्जांपल्स के अंदर, तो यानी कि पर यूनिट मैट्रिक्स 1 से कम ही होगी, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे आप देखो तो 1 आ रखा है, तो 1 में से जब भी ये नंबर माइनस होंगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चे 1 में से जब भी ये नंबर माइनस होंगे तो नेगेटिव नहीं होंगे बच्चे ये, क्योंकि -1 से छोटे हैं तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव होंगे। चाहे आप यहाँ पर भी देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर भी आपको समझाऊं तो मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पर भी आप देखो ये 1 है और ये पर यूनिट मैट्रिक्स के नंबर्स हैं, तो पर यूनिट जो नंबर्स हैं वो 1 से कम ही होंगे, क्योंकि एक इनपुट बनाने के लिए एक से कम ही एक आउटपुट बनाने के लिए एक से कम ही इनपुट चाहिए होगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4/5 जो भी है हमारा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये दोनों बातें जो करी हुई है वो अल्टीमेटली अप्लाई हो रही है, आपको इस समझ। बढ़ते हैं बच्चे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज द इंटर इंडस्ट्री फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ टू इंडस्ट्रीज एज गिवन एज अंडर। तो इंटर इंडस्ट्री फ्लो का मतलब है कि एक इंडस्ट्री का इनपुट दूसरी इंडस्ट्री के लिए आउटपुट का काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री ए की जो टोटल डिमांड है, या फिर जिसे हम क्रॉस आउटपुट भी बोल देते हैं, वो कितनी हो गई 30 + 40 + 50, यानी कि बच्चे ये हो गई 120, और इंडस्ट्री बी की हो गई 20 + 10 + 30 यानी कि 60 यूनिट। अब आगे मेरे से क्या कहता है, डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने बताया था बच्चे की बुक वाला कभी भी इस वर्ड को यूज कर सकता है अपने क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ पे करा है टेस्ट द हॉकिंस-सिमोन कंडीशंस फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कंप्यूट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ या फिर प्रोडक्ट्स व्हेन द डोमेस्टिक डिमांड वेक्टर इज दिस। यानी कि जो हमारी फाइनल डिमांड है 50 से चेंज होकर अगर ये 80
और नीचे वाली 30 से चेंज होके 40 हो जाए, तो इससे हमारे जो भी है नया लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, सो डेट कि सारे के सारे इनपुट लेवल जो आपस में सेटिस्फाई हो सके। तो अब करने का तरीका वही है बच्चे की जो सबसे पहले दे रखा है, हम इसको डी मानते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे मैं जो हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जिसको हम एक्स कहते हैं, वो दोनों इंडस्ट्री का एक्स एंड वाई ले लेते हैं। तो हमने ये कहा था कि सबसे पहले हमें पर यूनिट मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री ए इतना इनपुट ले रही है और इतना इनपुट लेने के बाद वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, 120 यूनिट। इतना इनपुट लेने के बाद वो 120 यूनिट प्रोडक्शन कर रही है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं जिसे हम पर यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो वो बनेगा इंडस्ट्री ए, इंडस्ट्री बी, इंडस्ट्री ए एंड इंडस्ट्री बी। तो इंडस्ट्री ए के लिए बनेगा 30 अपॉन में 120 एंड सिमिलरली इंडस्ट्री बी का बनेगा बच्चे यहाँ पे 20 अपॉन में 120। इंडस्ट्री बी का बनेगा बच्चे, इंडस्ट्री बी अगेन बाय यूजिंग अ डिफरेंट कलर एंड ग्रीन इस पर ठीक रहेगा। तो बच्चे यहाँ पे ये भी 40 और 10 जो है इनपुट लेके कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं 60 यूनिट का प्रोडक्शन। तो डेट मीन्स बच्चे कि यहाँ पे ये 40 अपॉन में 60 एंड 10 अपॉन में 60, तो इतना यूनिट लेके ये जो है हमारा ये प्रोडक्शन करते हैं और इस तरीके से हमें अपनी पर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाती है। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी बच्चे, हमने ये देखा था पर यूनिट इनपुट इनटू में ग्रॉस आउटपुट प्लस फाइनल डिमांड इज इक्वल टू टोटल डिमांड, यहाँ पे ग्रॉस आउटपुट जिसको हमने ग्रॉस आउटपुट को एक्स नाम दिया था, फाइनल डिमांड को हमने डी नाम दिया था, ग्रॉस आउटपुट को हमने एक्स नाम दिया था और ये पर यूनिट जो इनपुट मैट्रिक्स है उसको हमने ए नाम दिया हुआ है। तो यानी कि बच्चे हमारे पास आया ए एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स। ये हम कई बार कर भी चुके हैं बच्चे, अब इसको अगर याद हो गया तो छोड़ भी सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा बच्चे हमारे पास d इज इक्वल टू एक्स माइनस में ए एक्स। तो यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, i माइनस ए इज इक्वल टू डी, x की वैल्यू आ जाएगी i माइनस ए का इनवर्स इनटू में d। तो यानी कि बच्चे मेरे को एक i माइनस ए चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो i जो होगा मेरे पास 1001 हो जाएगा। a जो है हमने अभी अभी निकाला है, पर यूनिट मैट्रिक्स को ही बोल रहे हैं, तो वो कितना है हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे 30 अपॉन 120 यानी कि 1/4, 40 60 यानी कि 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 1/6 एंड ये भी हो जाएगा बच्चे हमारे पास 1/6। तो हमारे पास आया बच्चे 1/4, 2/3, 2/3 को थोड़ा सा ठीक करते हैं, 2/3, ये आया बच्चे हमारे पास 1/6 एंड ये भी हमारे पास आया 1/6। देन अल्टीमेट रिजल्ट इज 1 माइनस 1/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे ये 3/4 माइनस में बच्चे 2/3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/6 और ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 5/6। तो i माइनस ए आया। अब नीचे हम i माइनस ए का डेट निकाल लेते हैं। तो i माइनस ए का जो डेट आएगा वो हो जाएगा बच्चे हमारे पास 3/4 इनटू में 5/6 माइनस में 2/3 इनटू में 1/6। तो यहां से जो रिजल्ट हमारे सामने आया है बच्चे वो है 623, एक सेकंड मैं रीचेक कर लूं, 23, हाँ ठीक है बच्चे। तो यहां से जो रिजल्ट आया है बच्चे वो मेरे पास आया है 18 एंड 24। तो 30 में से 2 गए एंड इस तरीके से ये हो जाएगा, जो बैलेंस बनेगा वो 72 पे बनेगा। तो 24 से को करेंगे 3, 5 तिया 15 और 3 45, 6 तिया 18 से बनता है 4, 4 दूनी 8। तो रिजल्टिंग फिगर आई 37 अपॉन में 72। अब बात करते हैं बच्चे की i माइनस ए का इनवर्स क्या होता है। i माइनस ए के इनवर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो i माइनस ए का इनवर्स होता है एडजॉइंट i माइनस ए अपॉन में बेटा i माइनस ए का डेट। तो इसका मतलब है बच्चे हमें एडजॉइंट निकालना है i माइनस ए का, जिसके लिए मैं शॉर्टकट लूंगा सीधा का सीधा। शॉर्टकट कहता है कि इन दो फिगर्स को आपस में इंटरचेंज करो
और जो यहाँ पे बनी बची हुई है उनके आप साइन को चेंज कर लो। तो ये आपका शॉर्टकट है बच्चे, ये आपने अपनी क्लास में ही पढ़ा होगा और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 72 अपॉन में 37। हालांकि फिलहाल इसको हम नीचे ही रखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हम इसको आगे वाली स्लाइड्स में जब हम क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करेंगे 37 अपॉन में 72। तो अब मेरे को निकालना है बच्चे, हमको निकालना है x विच इज इक्वल टू आई माइनस ए का इनवर्स इनटू में d। तो x जो है बच्चे हमारे पास है ये एक्स वाई, एंड आई माइनस ए का इनवर्स जो है हमारे को यहाँ पे मिलता है 5/6 2/3, 5/6 2/3, आगे लिखा हुआ है 1/6 एंड 3/4, 1/6 एंड 3/4। डी कितना है बच्चे यहाँ पे, डी 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 जो है डी के लिए बोला हुआ है 80 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 और यहाँ पे हो जाएगा 40। जो डिवाइड है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डेट्स वाई 72 मल्टीप्लाई में 37 नीचे आ जाएगा। नाउ आई होप कि बच्चे आप यहाँ से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 72 अपॉन 37 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 5/6 इंटू में 80, 5/6 इंटू में 80 एंड प्लस में 2/3 इंटू में 40। यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू में 80 प्लस में 3/4 इंटू में 40। जो फर्दर प्रोसीड होके हमारे पास जो आएगा वो 72 अपॉन में 37। अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड कर रहा हूं तो ये बनेगा बच्चे मेरे पास 280 अपॉन में 3, और नीचे वाला जो आएगा वो आएगा बच्चे आपका 130 अपॉन में 3। तो आपको ये फर्दर मल्टीप्लाई करना है जिससे आप x और y को निकाल पाएंगे। हाँ, दोनों के डिवाइड में ये कंफर्म है 37 आएगा। तो ये हमारे पास वो लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड हो गया कि इतना इतना इन जो इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये हॉकिंस सिमोन कंडीशन को फॉलो करता है, क्या सिस्टम वाइबल है। तो हमने यही पढ़ा था कि हमें i माइनस ए का डिटरमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे केस में क्या आया था बच्चे, ये हमारे केस में आया था 37 अपॉन में 72। एंड जितनी भी यहाँ पे टर्म्स है क्या ये पॉजिटिव है, आइए चेक कर लेते हैं बच्चे। तो i माइनस ए करने के बाद, i माइनस ए करने के बाद ये भी जितनी टर्म मिली है ये भी टर्म मिली है, ये दोनों की दोनों क्या है, पॉजिटिव मिली है, क्योंकि रेस्पेक्टिव फिगर्स हैं ये यहाँ पे 1 से छोटी हैं। तो हॉकिंस सिमोन की जो भी दोनों कंडीशन है उनको भी ये क्या कहते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सिस्टम जो है वाइबल है। अब एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ना एक बिल्कुल अलग चीज मांगी है और दिया भी कुछ बिल्कुल अलग तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे फाइंड द डिमांड वेक्टर। बेसिकली वेक्टर अगर हम अब इग्नोर करें वर्ड को, तो यहाँ पे ये बेसिकली हमें डी निकालने को बोल रहा है। जो हर बार जो हमारा डिमांड वेक्टर डी होता है हर बार ये गिवन होता है, इस बार ये निकालने को बोल रहा है। कहता है विच इज कंसिडर्ड विद द इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स दे रखी है, तो डेट मीन्स मुझे जो रिक्वायरमेंट होती है ना पर यूनिट की वो मेरे को ए दे रखी है। अगर आप देखो भी तो होल डेटा जो हमें दे रखा होता है कि इंडस्ट्री ए ने कितना कंज्यूम करा, बी विद इन इंडस्ट्री, फिर टोटल फाइनल डिमांड, फिर टोटल डिमांड, उससे हम पर यूनिट मैट्रिक्स निकालते हैं। लेकिन अगर ये हमें ऑलरेडी दे दिया जाए तो ऊपर वाले डेटा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने यही करा है, मेरे को ऑलरेडी ए दे दिया है, मेरे पास आउटपुट वेक्टर जो कि है एक्स बता रखा है, इस पर डी पूछा है। हम जो है जो फॉर्मूले को हर बार पढ़ रहे थे वो इसीलिए पढ़ रहे थे बच्चे कि क्या था हमारे पास यहाँ पे इनपुट इनटू में ग्रॉस आउटपुट प्लस में फाइनल डिमांड इज इक्वल टू ग्रॉस आउटपुट। तो ये तो हमारे को x दे रखा है बच्चे, फाइनल डिमांड दी देख रखा है, इनपुट जो है मेरे को a दे रखा है, ग्रॉस आउटपुट जो है मेरे को x दे रखा है। तो यानी कि बना तो फिर से ये ax प्लस डी इज इक्वल टू x ही है, लेकिन इस बार जो है मुझे जो निकालना है बच्चे वो ये है फिगर। तो इस फिगर को निकालने में अब क्या फर्क आएगा, तो फर्क ये होगा कि d इज इक्वल टू x माइनस में ax, दैट मीन्स कि d इज इक्वल टू हम जो x करेंगे i माइनस a। बस मुझे यहीं पे रुक जाना है, मुझे बच्चे यहीं पे रुक जाना है। रीजन क्या है यहीं पे रुकने के लिए कि मुझे
एक्स नहीं निकालना बच्चे, हर बार क्या होता था एक्स निकालना होता था तो ये उधर जाके इनवर्स बनता था। नहीं बेटा, मेरे को यही निकालना है, मेरी क्वेश्चन मार्क फिगर यही है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, आई माइनस ए मैट्रिक्स निकालनी है और उसको डी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई माइनस ए के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आई माइनस ए, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे माइनस करेंगे बच्चे हम, यहां पे करेंगे 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 एंड 0.2। ठीक है, यहां पे 0.4 0.1 0.4 0.1, यहां पे आया 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 एंड ये हो गया 0.2। तो मैंने यहां पे करा 1 माइनस दिस, तो यहां से आया 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8, यहां पे आया माइनस 0.3, यहां पे आया माइनस 0.2, यहां पे आया माइनस 0. मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं सो डेट कि वे रियलाइज कि हमने अलग जो है वो लेन लेकर आए हैं। एंड दिस टाइम आई फॉलो अ ग्रीन कलर एंड आइदर अ पिंक कलर। तो माइनस का हो गया 0.4, 1 माइनस में 0.1 तो इसका मतलब हो गया 0.9, एंड यहाँ पे हो गया 0 माइनस का 0.2। एंड फाइनली जब हम थर्ड कलर पे चलते हैं तो हम ये वाले कलर को उठाते हैं, तो 0.1 0.3 माइनस का 1 माइनस में तो ये हो गया 0.8। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें डी से करनी है, तो डी यहां पे रहा बच्चे हमारे पास। ठीक है, अब ये जो डी है इसके ऊपर यानी कि जो फाइनल डिमांड है वो दे रखी है 25 21 18, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 25 21 18। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में डी निकालना है वो कैसे निकलेगा बच्चे, पहले मैं यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई को लेता हूँ, या फिर ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0.8 इंटू में 25 प्लस में 0 पॉइंट सॉरी ये माइनस है, माइनस 0.3 इंटू में 21 माइनस 0.2 इंटू में 18। ठीक है, अगला वाला भी ऐसे ही होगा बच्चे हमारे पास, माइनस 0.4 इंटू में 25 प्लस 0.9 इंटू में 21 माइनस 0.2 इंटू में 18, एंड लास्ट वन इज 0.1 इंटू में 25 माइनस 0.3 इंटू में बेटा 21 प्लस 0.8 इंटू में 18। तो रिजल्ट मेरे सामने आया वो ये आया, 25 का 80% लेना है, तो 25 का 80% जो होता है हमारे पास वो हाँ, अब ठीक बेकार ही हो गया। तो 25 का 80% जो होगा हमारे पास 20 होता है, तो यहाँ पे 20 आया, एंड देन यहाँ पे हमने माइनस करना है 21 का 30% लेना है, तो 21 का हो जाएगा 42 एंड 6.3 यानी कि माइनस का 6.3 एंड माइनस में 18 का 2% तो 1.8 यानी कि 3.6। तो इस तरीके से जो मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा ना बच्चे वो हो गया 10.1 5.3 एंड लास्ट वन जो है मेरे पास 5.6 जाएगा। ये मैंने आंसर पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो यानी कि जो फाइनल डिमांड है ना वो जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के कौन हर इंडस्ट्री में जो कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट होती है वो जो है डिमांड करेंगे, वो ये करेंगे जो भी सपोज कर लो प्रोडक्ट एक्स वाई जेड है या इंडस्ट्री एक्स वाई जेड है, इतना इतना डिमांड करेंगे। तो आई होप बच्चे आपको इस समझ में आया होगा, इस लेक्चर से काफी ज्यादा नॉलेजफुल बातें मिली होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें डाउट में है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट को जो है वो सॉल्व करके दूंगा, एंड देन अब मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर।